नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सुसाइड वर्सेस सुसाइड, एक आत्महत्या जवाब में दूसरी आत्महत्या। इस प्रकार के प्रकरण कम ही आते होंगे, लेकिन हरियाणा पुलिस विभाग में क्या हो रहा है वो वाकई सभी के माथे पर चिंता की लकीरें डालता है। लेकिन आरंभ कहाँ से होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, और इसके मूल में है एक ऐसा कानून जिसने आपस में इतना वैमनस्य पैदा कर दिया है, इतना विद्वेष पैदा कर दिया है कि मुझे नहीं लगता स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कोई भी अधिनियम या एक्ट, कानून ऐसा बना है जो कि सभी को आपस में लड़ा दे, और थोड़ा बहुत नहीं, बुरी तरह से लड़ा दे। और कानून, वैसे तो कानून बनाया इसलिए जाता है कि साहब उसका उपयोग होता है, लेकिन जब उपयोग होते होते वो पूरी तरह से दुरुपयोग में परिवर्तित हो जाए तो वही होता है जो आप यहाँ देख रहे हैं। और इसके पहले आप इसको देख चुके हैं, आप इसको ग्वालियर में देख चुके हैं, आप इसको हमारे चीफ जस्टिस साहब के जूता प्रकरण में देख चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से देखने आ रही हैं। तो सभी को पता है वाई पूर्ण कुमार नाम के एक 2001 बैच के आईपीएस थे, वो आईजीपी थे, वो आईजीपी लगे और आईजीपी लगे रोहतक के। रोहतक में जाके जो कुछ भी उन्होंने कर्म किए, जो भी किया उन्होंने, उनका नाम उछला एक भ्रष्टाचार के कांड में, और उसके बाद उनको वहाँ से हटा दिया गया। और उसको हटा दिए जाने के कारण वो बताते हैं कि साहब कि वो इतने व्यथित हुए कि उन्होंने आत्महत्या कर ली, और आत्महत्या के साथ 8 पेज का सुसाइड नोट लिखा। उस 8 पेज के सुसाइड नोट में उन्होंने 8 आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के नाम लिख दिए। उनकी पत्नी भी आईएएस है, अमनीत कुमार, और पंजाब के बड़े ही शक्तिशाली परिवार से। परिवार शक्तिशाली क्यों है? परिवार शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि उनका परिवार पंजाब के एक ऐसी परिवार से है जिसमें बताते हैं कि पता नहीं कितने सारे बड़े बड़े अधिकारी। उनके भाई जो हैं, उनके स्वयं के भाई जो हैं वो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से। आम आदमी पार्टी में एमएलए बनने से पहले वो शिरोमणि अकाली दल में हुआ करते थे। अमित रतन उनका नाम है। पहले वो शिरोमणि अकाली दल में हुआ करते थे। शिरोमणि अकाली दल से उनको निकाला गया। यानी आप ये देखें कि 2022 के चुनाव में जब वो इलेक्ट हुए हैं, उसके 2 वर्ष पहले उनको शिरोमणि अकाली दल से निकाला गया कि साहब उन्होंने बिजनेस डील्स का भरोसा देके और खूब पैसों की उगाही की, खूब पैसे लूटे, और उसके लिए उनके विरुद्ध एफआईआर इत्यादि भी हुई, इन्वेस्टिगेशन वगैरह चल रहा है। अब वो आम आदमी पार्टी से एमएलए है बठिंडा में किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो आप ये देखें कि एक ही परिवार में कितने सारे रसूखदार व्यक्ति आ गए। अब ये हमारे जो तथाकथित शेड्यूल कास्ट वेलफेयर का एक और पहलू है जिसके ऊपर लगातार विचार किए जाने की आवश्यकता है, जिसके ऊपर जो वर्तमान हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो अपना मत भी व्यक्त कर चुके हैं। और उनका ये भी कहना है कि साहब कि एक बार यदि आप आईएएस अधिकारी बन गए तो आपकी फिर संतान को क्यों आरक्षण मिलना चाहिए, भले ही आप शेड्यूल कास्ट ग्रुप में हो। जैसे कि ओबीसी वर्ग में यदि आप एक बार आईएएस अधिकारी बन जाते हो तो फिर आपको आरक्षण आपकी संतान को नहीं मिलता है, या क्लास 1 अधिकारी आप स्टेट सर्विस के हो तो भी नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था शेड्यूल कास्ट वर्ग में, शेड्यूल ट्राइब वर्ग में क्यों नहीं होनी चाहिए, एक ये पहलू है इसका।
और ये पहलू आप देखेंगे कि ये जो वर्तमान केस है इसमें भी लागू होता है। क्यों? क्योंकि इस आत्महत्या में जिन लोगों के नाम लिए गए उनसे पूछताछ आरंभ हुई, एक एसआईटी बनी, वो एसआईटी जाके कई सारे लोगों से पूछताछ कर रही थी। उसमें एक एएसआई थे संदीप लाठर। संदीप लाठर जी उस टीम में थे जिसने वाई पूरन कुमार जिन्होंने आत्महत्या की, आईपीएस आईजीपी, उनके गनमैन को उनके नाम से 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। अब उनसे भी पूछताछ हुई। बताया जाता है कि वो बड़े ईमानदार किस्म के आदमी हैं, बिल्कुल सच्चे सत्यनिष्ठ। जो रोहतक के जो एसपी थे उस समय बिजारनिया, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। यहाँ तक कि डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर को भी छुट्टी पर भेज दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ जो एक, हम ये कह सकते हैं कि रूढ़ ही एक बन गई है कि साहब हर व्यक्ति जो एक जाति से है उसके ऊपर तो यदि वो कोई भी यदि कुछ भी करता है, यहाँ तक कि यदि अपराध भी करता है, तो वो जो है उसके मूल में कोई प्रताड़ना है जो हजारों वर्ष पहले उसके पूर्वजों द्वारा की गई थी। ये मार्क्सिस्ट एक नैरेटिव है, वो बिल्कुल सेट हो गया है और उस मार्क्सिस्ट नैरेटिव को ना तो कोई चुनौती देने का प्रयास करता है, और हमारे राजनीतिक दलों में तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो इसकी चुनौती देने का प्रयास कर सकें। लेकिन और भी जो तथाकथित राइट विंग के लोग हैं, जो राइट विंग के नैरेटिव्स हैं, वो भी इसको चुनौती देने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। अभी तो एक अनिल मिश्रा जी अवश्य हैं जो ग्वालियर में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और बार एसोसिएशन इत्यादि के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उन्होंने ये हिम्मत ज़रूर जुटाई है और जुटा के, और उसके कारण उनके पीछे बहुत बड़ी संख्या में और लोग भी और समुदाय भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है और ये जो SC रिजर्वेशन का जो दुरुपयोग हो रहा है वो इन कुछ कांडों से बिल्कुल स्पष्ट रूप से सामने आ गया। संदीप लाठर ने आत्महत्या कर ली और संदीप लाठर ने 4 पेज का नोट लिखा। उस 4 पेज के नोट में उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत ही भ्रष्ट आदमी है, भाई पूरन कुमार ये बहुत ही भ्रष्ट आदमी था। इसके सुशील कुमार को हमने पकड़ा और ये जब यहाँ आईजीपी लगा तो इसने जितने भी ईमानदार लोग थे उनको सबको हटाना आरंभ किया, अपने लोग यहाँ लगाने शुरू किए। इसने जो है वो लोगों से हफ्ता वसूली चालू की, पुलिस वालों से पैसे उगाने शुरू किए, और उसके अलावा एक कोई राव इंद्रजीत नाम का एक कोई अपराधी था, उससे 50 करोड़ में डील कर रहा था। 50 करोड़। समाचार ये भी आ रहा है कि ये जो परिवार है भाई पूरन कुमार और उनकी पत्नी अमनीत कुमार, उनकी इसकी मेरे पास वेरिफिकेशन नहीं, मैं पहले बता दूँ, ये बातें चल रही हैं और ये चल रही हैं, पुष्ट है या अपुष्ट ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, लेकिन कह रहे हैं कि साहब की हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इनके पास है। अब इसकी डिफेंस में लोग ये कहते हैं कि साहब की बहुत बड़ा परिवार है, तो अगर इस परिवार में तो अधिकारी ही अधिकारी हैं, इसमें तो राजनेता ही राजनेता भरे पड़े हैं, बहुत ही पावरफुल परिवार है, तो इतना पावरफुल परिवार है तो भाई इसको आरक्षण क्यों दिया जाया गया? क्या आरक्षित वर्ग में और कोई गरीब और विपन्न और सर्वहारा इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं बचा था जो इनको ही रिजर्वेशन देने की आवश्यकता पड़ गई थी? चलिए, ये बात अगर आ गई तो अब FIR हो गई है दूसरी भी, और उस FIR में सुशील कुमार यानी कि जो गनमैन था जिसको पकड़ा गया था रंगे हाथों 2.5 लाख रुपए भाई पूरन कुमार के नाम से लेते हुए, वो उनकी पत्नी जो IAS है, स्वयं IAS सीनियर IAS हैं, इनके भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक में है, ऐसे वैसे नहीं है, और उनके साले साहब। क्यों? क्योंकि वो सब जगह बताते हैं कि वो धमकी देते थे कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते, मेरी पत्नी सीनियर IAS है, मेरा साला MLA है, और मेरे परिवार के अन्य लोग जो हैं वो SC/ST कमीशन वगैरह में सब में बैठे हुए हैं,
तुम मेरा क्या कर सकते हो, कोई मुझको टच नहीं कर सकता। अब ऐसे परिवारों की संख्या कम नहीं है। खड़गे साहब को ही देख लीजिए, वो विक्टिम कार्ड खेलते रहते हैं, बताते हैं उनके पास कोई 30-40 हज़ार करोड़ की संपदा है, लेकिन फिर भी वो दलित है। मतलब जाति को ऐसे चिपकाया है लेफ्टिस्ट ने और मार्क्सिस्ट ने, ऐसे झूठे नैरेटिव्स गढ़ गढ़ के, झूठी कहानियाँ गढ़ गढ़ के, कि बस अब तो यहाँ पर एक प्रतिस्पर्धा लगी हुई है कि कौन कितना बैकवर्ड हो जाए और कौन कितना अपने आप को प्रताड़ित सिद्ध कर दे। अभी जो महाजन कमेटी की रिपोर्ट मध्य प्रदेश के ओबीसी रिजर्वेशन को 73% तक बढ़ाने के लिए उसके फेवर में जो डाली गई है, वो इसकी एक महान इसका एक महान उदाहरण है, जिसमें पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है कि ओबीसी क्या होते हैं, कि साहब की ओबीसी जो है वो पढ़ाई नहीं करते हैं और ओबीसी सवर्णों को देख के उठ खड़े होते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है कि साहब की वो उनको रुचि नहीं होती है पढ़ने में। अरे भाई, रुचि नहीं होती है पढ़ने में तो ज़रूरी है, ज़बरदस्ती है कि उसको जो है आप किसी पद पे बैठा लोगे तभी जाके सामाजिक न्याय हो पाएगा। सब झूठी बातें। सब जानते हैं कि जो लठैत जातियां हैं, लठैत जातियों ने शिक्षा इसलिए नहीं ग्रहण की क्योंकि वो लठैती से काम चलाते थे अपना। और कुछ तो आंकड़े ऐसे आए हैं, अभी मैं देख रहा था कि मायावती जी एक बिल लाई थी, उसके साथ में आंकड़े प्रस्तुत किए थे और उसमें बताया था कि साहब की 9% की जो यादव कम्युनिटी है उसके 21% भागीदारी है सरकारी नौकरियों में, लेकिन फिर भी बैकवर्ड है, आरक्षण मिलता है। आरक्षण एक बार किसी को मिल गया तो हट ही नहीं सकता। राजस्थान में एक कम्युनिटी है, अपने आप को एसटी में उन्होंने शामिल करवा लिया है और उसकी वजह से जो असली एसटी हैं पूरे भारत के, उनका सारा हिस्सा वो ले जाते हैं। पूरे एसटी समाज में भारत में उनकी भागीदारी है 0.7% और पदों में भागीदारी है 70%। अब इस प्रकार का घोर अन्याय यदि होता रहेगा और कोई इसको एड्रेस नहीं करेगा और ऊपर से SC/ST एक्ट को इतना ड्रैकोनियन बना दिया जाएगा कि पहले जहाँ पर उसमें 21 अपराध या 22 अपराध हुआ करते थे, उसमें 25 और अपराध जोड़ के उसको 47 अपराध तक ले गए। ये कार्य हमारी भारतीय जनता पार्टी ने पता नहीं क्यों किया, कोई आवश्यकता नहीं थी उसकी। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को जो डाइल्यूट किया था उतना भर रिस्टोर कर देते तो ही समस्या की पूर्ति हो जाती, लेकिन नहीं, उनको तो दिखाना था कि साहब नहीं, देखिए हम कांग्रेस से आगे, अपीजमेंट में हम कांग्रेस से आगे। और उस अपीजमेंट में करने में ऐसी खाई डाल दी पूरे समाज के कि आज सारे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। और ये जो हो रहे हैं इसका श्रेय तो लेना ही पड़ेगा। उसको आप श्रेय कह दीजिए या उसको आप उसका पाप कह दीजिए, जो भी कह दीजिए, वो तो लेना ही पड़ेगा। तो भाई समय तो आ गया है और अनिल मिश्रा सही कह रहे हैं कि भाई ये इस तरह का जो है अन्याय केवल एक समाज के साथ ये कह के कि साहब 3000 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने किसी के साथ अन्याय किया था, ये नहीं चल सकता। ये सब बेकार की बात है, बेकार की बकवास है, इसका कोई एविडेंस नहीं है, सब सुनी सुनाई बातें हैं, कई मिशनरीज़ की एट्रोसिटीज़ की लिटरेचर है। और ख़ास तौर से जब भारत के स्वतंत्रता के बाद से आपने प्रावधान कर दिया और 3-3, 4-4 जनरेशन्स जो है इसका फ़ायदा ले चुकी हैं, तो जिन्होंने फ़ायदा ले लिया है उनको अलग कीजिए, इसको रैशनलाइज़ कीजिए और ये जो अंधी दौड़ है इसको समाप्त कीजिए। नहीं तो देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि वर्तमान नेतृत्व नहीं चाहता कि जो उनका कोर बेस है वो केवल इसलिए अलग हो जाए उनसे कि उस समय पर इस पीड़ा को समझ नहीं पाए। पीड़ा समझनी पड़ेगी
और समय पर समझनी पड़ेगी, नहीं तो नुकसान बहुत अधिक हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।